हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाठ 1 से लेके पाठ 14 मतलब चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 14 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 21 पेज का PDF है, सारे चैप्टर का हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी सम पूर्णांक बोले, ठीक है, सम पूर्णांक का मतलब है यदि हम यम के प्लेस में कुछ भी रख देना, ठीक है, तो क्या है, सम पूर्णांक का है। तो करेक्ट आंसर होगा 2m। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2m। कैसे, यदि आप यम के प्लेस में 1 रखेंगे तो 2 1 2, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 3 रखेंगे तो 2 3 6, मतलब यम के जगह में कुछ भी रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2m। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ठीक है, देखिए विषम पूर्णांक का रूप आपको बताना है। अभी अभी हमने आपको सम पूर्णांक का रूप बताया, सम पूर्णांक का बताया 2m, और जो विषम पूर्णांक का रूप होता है स्टूडेंट वो होता है आपका 2q + 1, या यम के फॉर्म में है तो 2m + 1। तो आपको ये ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट कर देना है। n² - 1 8 से विभाज्य होगा यदि n है। देखिए n के जगह में हम कौन सी संख्या रखें और 1 घटाएं कि 8 से हमेशा विभाजित होगी। तो यदि हम n के जगह में कोई विषम पूर्णांक रखते हैं, क्या रखते हैं स्टूडेंट, विषम पूर्णांक। ठीक है, जैसे फॉर सपोज आप यहाँ पे n के जगह में 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, और 2 को स्क्वायर करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 - 1 8 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, और एक सम पूर्णांक रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, देखिए जैसे यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो 1 1 कम 1 करेंगे, -1 करेंगे तो 0 आएगा। यदि 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 -1 करेंगे तो 8 आएगा। 5 रखते हैं तो 5 25 -1 24 आएगा। मतलब यदि हम यहाँ पे कोई विषम संख्या रखें, क्या रखें स्टूडेंट, विषम संख्या, और 1 घटा दें तो किससे विभाजित होगा, ठीक है, 8 से विभाजित होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक विषम पूर्णांक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग देने पर, ठीक है, शेषफल 5 एवं 8 बचता है, वे संख्या कौन सी हैं। देखिए क्या बोला है, 70 और 125 को विभाजित करने पर कितना शेषफल बचता है बेटा, 5 एवं 8 शेषफल बचता है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बेटा 13। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 13 ही ऐसी संख्या है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हों, ठीक है, a बराबर x³ × y², b बराबर है x/3, जहाँ x एवं y भाज्य संख्या, यह CF बताना है। यह CF का मतलब होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए दोनों में हमें x क्या दिख रहा है, दोनों में एक x दिख रहा है, ठीक है, और दोनों में हमें क्या दिख रहा है, y² दिख रहा है, मतलब x/2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाएं, जहां p बराबर AB² है और q बराबर है A³b, हमें एलसीएम बताना है। तो एलसीएम मतलब होता है अधिकतम घात देखनी है। देखिए तो a की अधिकतम घात A³ है, A³, b की अधिकतम घात दोनों में कितना है, B², तो A³b² हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है बेटा, एक अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या लिखा है, एक अशून्य संख्या, ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या। तो अशून्य अपरिमेय संख्या मान लीजिए हमारे पास 4 है और एक परिमेय संख्या 3 है, तो इनका गुणनफल करेंगे ना तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 की सभी संख्याओं से विभाज्य है। देखिए 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से क्या है, विभाज्य है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 2520 हो जाएगी। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, 96 और 404 का एचसीएफ, यह सीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे ना बेटा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 19 और 23 में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। 6 और 20 का एचसीएफ बताना है, 6 और 20, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। देखिए
सबसे बड़ी संख्या 2 ही है जिसमें 6 का भाग चला जाएगा और 20 का। ठीक है, अब चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला सवाल है रूट पी जहाँ पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, पी कैसी है बेटा? अभाज्य संख्या है। जैसे आपके सामने मान लीजिए रूट ओवर में अभाज्य संख्या हमने लिख दिया 5 या रूट ओवर 2, तो कौन सी संख्या आएगी? तो अपरिमेय संख्या आएगी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला है निम्न संख्या, देखिए क्या लिखे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? तो वो बेटा कहलाता है HCF। क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। आपको HCF लिख देना है। ठीक है, और यदि अधिकतम पूछ ले सबसे बड़ी घात का गुणनफल तो क्या होता है? LCM होता है। तो सेकंड में आपको 3 नंबर में क्या लिख दें? LCM। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कोई संख्या P/Q जहाँ P एवं Q परस्पर अभाज्य संख्या है और Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो ये होता है बेटा परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। ठीक है, HCF क्या बोला है? इंटू AB। क्या होगा? देखिए दो संख्याओं का LCM और HCF का जो गुणनफल होता है ना बेटा, उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या हमारे पास A और B है तो A गुणे B इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब चलते हैं सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए में पहला सवाल है 2m यम जहाँ कोई धन पूर्णांक, अभी हमने आपको सही विकल्प में करवाया है, ये हमेशा क्या होता है? समपूर्णांक होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? समपूर्णांक होता है। और 2m+1 क्या होता है? विषम पूर्णांक होता है। धन पूर्णांक क्या होता है? तो धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या 1 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है, परिमेय एवं अपरिमेय जिसमें दोनों आ जाए बेटा वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्या से मिला देना है ये। ठीक है, यदि आपको रूट ओवर में माइनस लगा दिख जाए मतलब वो अधिकल्पित है या इमेजिनरी है। ठीक है, अब चलते हैं सत्य और असत्य पर। पहला क्वेश्चन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है इन्फिनिटी तक, पूर्ण संख्या 0 से इन्फिनिटी तक होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, सही है। प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक में -4 -5 ये प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ना, ठीक है, क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा, सेकंड नंबर। अगला है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको यस कर देना इसमें। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो स्टूडेंट वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, जिस वजह से आपका फाल्स हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रत्येक पूर्णांक को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये सही है आपका। ठीक है, 5 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य। √2 परिमेय संख्या नहीं है, √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए 4 5 का महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो 4 और 5 में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में हो, इसको हम लिखेंगे 4 गुणे 1, 5 को लिखेंगे 5 गुणे 1। तो HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 1। 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? बेटा लघुत्तम समापवर्तक पूछा है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं, ठीक है, AB की LCM AB और HCF में क्या संबंध होता है? तो स्टूडेंट दो संख्याओं का LCM और HCF जो होता है ना, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, ये होता है। ठीक है, अगला है यदि A बराबर BQ तो A और B में क्या संबंध होगा? ठीक है, तो A बराबर BQ है तो B जो है ना A का हमेशा गुणनखंड होगा। ठीक है, B A का गुणनखंड होगा। तो इस तरह से आपके चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम चलते हैं चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिखा है, चैप्टर 2 पे आ चुके हैं हम। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है। द्विघात मतलब अधिकतम घात क्या होगी स्टूडेंट? 2 होगी। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है बेटा -b/a होता है। याद रखिएगा क्या होता है? -b/a होता है। चौथा नंबर हमारे पास है। चौथे नंबर को स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 4/3। ठीक है, चलते हैं 5वें नंबर पे। बोला गया है -3 और 4 हैं तो बहुपद क्या होगा? तो स्टूडेंट x, देखिए x + 3 का x - 4 से गुणनखंड करेंगे तो x² + -x + 12 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है? यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है क्या लिखा है?
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए वन प्लस 0 2 3 हो तो क्या होगा, तो ए बराबर 0 होगा स्टूडेंट और बी बराबर कितना होगा -6 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। -2 एवं 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से अधिक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 से अधिक। ठीक है, अगला क्या बोला है, एक त्रिघात बहुपद, इसमें बोला है तो दो अशून्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो अशून्य शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा C/A। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी त्रिघात बहुपद x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक शून्यक -1 हो तो दूसरा शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा शून्यक होगा स्टूडेंट b - a प्लस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देना है। एक द्विघात बहुपद x² के शून्यक होंगे। देखिए दोनों बहुपद हमारा प्लस प्लस में है ना, तो शून्यक दोनों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी वर्ग शून्यक समान है तो हमेशा सी और ए के चिन्ह क्या होंगे बेटा, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अगला है ax²। देखिए कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच गए हैं हम। यदि द्विघात बहुपद अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमेशा C/A के बराबर होता है। ठीक है, x² -3 के शून्यक निकालेंगे तो ±√3 आएगा। त्रिघात बहुपद में बेटा 3 शून्यक होंगे, जितनी घात का बहुपद रहेगा ना उतने ही शून्यक होंगे। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, क्या लिखा है, देखिए पढ़िए। चर यक्ष के बहुपद px में यक्ष की उच्चतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, बहुपद। यहाँ पे आपको लिखना है बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। इसके शून्यक होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। दो बहुपदों का योग क्या होता है, बहुपद ही होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे सामने है ax² प्लस bx प्लस c कैसा उदाहरण है, तो द्विघात बहुपद का उदाहरण है। क्या लिखना है आपको बेटा, द्विघात बहुपद लिखना है। चर के वे मान जिनको प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 होता है क्या कहलाते हैं, शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, शून्यक। तो आपको शून्यक लिख देना है। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं आंसर ये लिखा रहा। अब आपको क्या करना है, सही जोड़ी। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होगा, देखिए दो बहुपदों का जब आप गुणनखंड करेंगे ना तो बहुपद ही होगा। ठीक है, आपको मिला देना है सी से। दो परिमेय व्यंजकों का योग। ठीक है, परिमेय व्यंजक होता है x² प्लस 4c, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, x/, ये लिखा हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा, परिमेय व्यंजक नहीं है। ठीक है, और ये चक्रीय क्रम में व्यंजक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सत्य और असत्य बताना। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ abc वास्तविक संख्या और a बराबर नहीं है 0। ये कथन क्या स्टूडेंट, सत्य है। तो आपको क्या लिख देना है, सत्य। ठीक है, अगला है √2x प्लस 1। जैसे ही आपको x रूट में दिख जाए ना मतलब बहुपद नहीं है तो असत्य हो जाएगा। बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। सही बात है। ठीक है, द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, जिस वजह से गलत। घात 2 के किसी बहुपद की अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। 2 घात है तो बहुपद शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। किसी एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्य कहलाती है यदि p के बराबर 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। अगला है घात 2 के बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सॉरी द्विघात, तो सही बात है। ठीक है, अब चलते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। ठीक है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है स्टूडेंट, 1 होती है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम 3 शून्यक हो सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 2 के भी सारे ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा चैप्टर नंबर 3 पे। तो चैप्टर नंबर 3 का पहला प्रश्न हमारे सामने है, यदि 2 समीकरण युग्म है हमारे सामने, एक ये और एक ए, ग्राफ पर 2 रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी। बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 आएगा और a बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो जब ये कंडीशन होती है बेटा तो हमेशा समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। कैसी रेखाएं प्राप्त होती हैं, समांतर रेखाएं। ठीक है, और कोई हल नहीं होता। अगला सवाल है, ये समीकरण निकाय
का हल होगा। इसमें भी सेम प्रतिबंध आएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, जिस वजह से कोई हल नहीं इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि एक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, कैसा बेटा, समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी होंगी या संपाती होंगी। ठीक है, समीकरण का युग्म y बराबर 0 और y बराबर -7 के होंगे। ठीक है, इसमें बोला है तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, 4 का जो होगा ना स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा। अगला है समीकरण युग्म x बराबर a y बराबर b ग्राफीय रूप से रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो होती हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, रेखाएं प्रदर्शित करती हैं जो होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, ए और बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगला है देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने, a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या होता है बेटा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पर आपको टिक कर देना है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारे सामने है ये। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, तीनों बराबर हैं। यदि बेटा तीनों बराबर दिख जाए तो अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, अनंत अनेक हल हमको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पर हमको टिक कर देना है। ठीक है, अगला सवाल हमारे सामने बेटा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। ठीक है, x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - b बराबर 0 कैसी रेखाएं हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ठीक है, अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख सरल रेखा होता है कैसा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है, तो रैखिक आपको लिख देना है। ठीक है, अगला है ax + by + c का आलेख कैसा होगा, तो एक सरल रेखा पे होगा। किस पर होगा बेटा, सरल रेखा पर। देखिए क्या लिखा है, x एवं y का मान युग जो समीकरण को संतुष्ट करता है उस समीकरण का क्या कहलाता है, हल कहलाता है। ठीक है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तब निकाय कैसे होते हैं, संगत होते हैं। ठीक है, जब किसी समीकरण निकाय का हल देखिए कोई भी नहीं होता तब निकाय संगत होते हैं। यदि कोई भी हल है तो क्या हो जाएंगे, संगत। तो चौथे का संगत, इसके बाद असंगत। ठीक है, x बराबर 3 है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में आता है बेटा। रेखाएं संपाती होती हैं। देखिए रेखाएं संपाती कब होंगी, जब अनेक हल होंगे। ठीक है, मतलब अनंत अनेक हल। प्रतिच्छेदी कब होंगी, जब अद्वितीय हल होगा। समांतर कब होंगी, जब कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। रेखा x अक्ष को काटे तो y का मान 0 होगा, रेखा y अक्ष को काटे तो x का मान 0 होगा। ठीक है, सत्य सत्य पर आ जाते हैं। देखिए x बराबर 1 है तो y बराबर 2 होगा, सत्य है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सेकंड क्या लिखा है, वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, वर्ग समीकरण का सरल रेखा नहीं होता। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते, या एक अद्वितीय हल होते हैं अथवा अनेक हल भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। x बराबर a y बराबर 2 दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। ठीक है, तो असत्य हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। ax + by + c बराबर 0 प्रकार के समीकरण युगपद समीकरण होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं हो। ठीक है, तो कैसा कहलाता है, असंगत कहलाता है, तो आपको असंगत लिख देना है। ठीक है, असंगत लिख देना है। जिसका कोई हल हो तो वहाँ पे होता है संगत। ठीक है, जिस समीकरण का आलेख सरल रेखा हो कैसा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है। जब किसी समीकरण निकाय के अनंतानेक हल हो तो उसका आलेख कैसा होता है, उसका आलेख जो होता है ना बेटा, देखिए क्या लिखा है, अनंत अनेक हल होने पर, अनंतता अनेक हल होने पर संपाती रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। जब अद्वितीय हल होता है तो आलेख कैसे होता है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये आपका रहा। अब चलते हैं अगले चैप्टर के सलूशन पे। तो अगला चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से जनरली आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चलिए देखे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप होता है स्टूडेंट ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। किस पर टिक कर देना है, सी पर कर देना है।
ठीक है। वर्ग समीकरण कौन सा है स्टूडेंट? यदि हम तीनों को देखिए, वर्ग समीकरण की कंडीशन क्या होती है, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यदि इसको हम हल करें तो इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इसकी x की अधिकतम घात 2 नहीं आएगी, ठीक है, तो इस वजह से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है? ठीक है, तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक कर देना है। 1/2 वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो पिछले ही, ठीक है, मैं पहले ऑलरेडी चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं जाके। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग 3 है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो मूलों का योग -3 होगा। अगला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? तो हमेशा -b/a होता है। विविक्तिकर बताना है तो विविक्तिकर का मान होता है b² - 4ac। इस सूत्र पर हम मान रखेंगे ना बेटा, तो विविक्तिकर का मान कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, px को 0 के बराबर करेंगे, द्विघात बहुपद है तो px क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। यहाँ पे क्या लिख देना है? द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, ठीक है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। किसी वर्ग समीकरण के अधिकतम कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, ठीक है। विविक्तिकर निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। अगला है, मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? तो मूल कैसे होंगे बेटा, यहाँ पे 4 और -3, एक बार x - 4 को 0 करेंगे, एक बार x - 3 को, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 और -3, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। एक द्विघात समीकरण में कोई मूल क्या बोला है? वास्तविक नहीं होंगे जब b का मान बेटा b² - 4ac का मान लेस देन होगा 0 से, या d का मान लेस देन होगा 0 से, ठीक है, ये आपको राइट कर देना है। अगला है विविक्तिकर बताना है, तो विविक्तिकर क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं सही जोड़ी में। जब विविक्तिकर ऋणात्मक होगा तो मूल कैसे होंगे? मूल अधिकल्पित होंगे, ठीक है, मूल अधिकल्पित होंगे। विविक्तिकर यदि 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और साथ ही साथ समान होंगे, मतलब मूल समान और वास्तविक। विविक्तिकर क्या है? धनात्मक पूर्ण वर्ग, ठीक है। विविक्तिकर यदि धनात्मक है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। विविक्तिकर धनात्मक और अपूर्ण वर्ग होगा तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी, परिमेय मूल होंगे और जो बचा उसको ई से मिला दीजिए, ठीक है, ये आपका रहा। अब चलते हैं सत्य और असत्य कथन पे। वर्ग समीकरण क्या अनेक हल हो सकते हैं? तो वर्ग समीकरण के केवल 2 हल होते हैं, जिस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला है, वर्ग समीकरण में चर की कुछ भी घात हो सकती है? नहीं हो सकती, अधिकतम घात 2 होगी, ठीक है, जिस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यक्स का मान 0 और 1 होगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें मूल बराबर होंगे, ये भी सही बात है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वह समीकरण जिसमें अज्ञात चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे वर्ग समीकरण कहते हैं। समीकरण में b² - 4ac को विविक्तिकर कहा जाता है। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के मूल कहलाते हैं। यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तिकर 0 हो तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। इसके बाद यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तिकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो मूल कैसे होंगे? परिमेय एवं असमान होंगे, ठीक है। विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र b² - 4ac। अगला सवाल है 8वां नंबर, क्या बोला है? देखिए, 7वें में द्विघात है कि नहीं? तो है, ठीक है। किस रूप का समीकरण होगा वर्ग समीकरण? ax² + bx + c, ये होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, 2022, 2023, 2020, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब हम चलते हैं बेटा समांतर श्रेणी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। तो पहला सवाल आपके सामने है, यदि d बराबर -4, n बराबर 7, an बराबर 4 तो a का मान कितना होगा? बेटा आपको पता है an का जो मान होता है वो होता है a + n - 1 × d। तो उस फार्मूले में हम सारी वैल्यूज़ रख देंगे तो a का मान 28 आएगा, ठीक है। अगला है,
किसी AP में A बराबर इतना, तो AN का मान, बेटा AN का मान होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस पर हम मान रखेंगे तो जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा B नंबर, ठीक है, 3.5। इसमें देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस -4 है, ठीक है, मतलब 4 है और AP में है, तो आपका नंबर B आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 11वां पद बताना है, तो 11वां पद होता है A प्लस 10D। A और D का मान रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा 20 आएगा, ठीक है। अगला है एक AP का प्रथम पद -2 और सार्वंतर कितने हैं, -2 है। इसके 4 पद बताने हैं, मतलब क्या करना है, -2 करते जाना है, तो ये हो जाएगा हमारे सामने, ये आपका ऑप्शन नंबर C। 10वां पद बताना है तो A प्लस 9D हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस 9 -3 17। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए A प्लस 9D होता है, मतलब 10 प्लस 9 गुणे -3, तो -17 आपका करेक्ट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर D पे। अगला क्या है आपके सामने क्वेश्चन, देखिए AP 11वां पद, तो A प्लस 10D हम फार्मूला लगाएंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं डिटेल सोल्यूशन में पहले ही अब ऑलरेडी इसका प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की क्वेश्चन, जो चैप्टर देखिए इसमें अभी क्या है, एक वाक्य और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए भी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम द्वारा लिखा जाता है तो उसे श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रेणी। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के किस पद का पूर्ववर्ती पद से अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। कोई 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाली राशि को दोनों राशियों का समांतर माध्य कहा जाता है, ठीक है। अगला है n वां पद ज्ञात करने का फार्मूला, तो क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अगला है एक समांतर, देखिए क्या लिखा है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर, तो 1/2 में 3/2 घटाएंगे तो -1 आएगा, ठीक है। अगला है 10वां पद बताना है, तो 5 का मल्टीपल लिखा है, 10वें नंबर पे 50 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सही जोड़ी है, ठीक है। सही जोड़ी कैसे करना है, देखिए 2 -2 -6 -10, इसमें डी का मान कितना हो जाएगा, तो 2 से -2 जाने पे हम कितना गए, देखिए 2 से -2 जाने पे, -2 से 2 आने पर हम क्या किए, 4 आगे गए ना, ठीक है बेटा। मतलब -2 में हम +4 किए तो 2 पर पहुँचे, तो +4 आपको कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। +4 आपको नहीं दिख रहा है, तो -4 दिख रहा है, बिल्कुल -4, मतलब -2 से हम -4 करेंगे तभी तो 2 पर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। AN का मान बताना है, तो AN का मान कितना हो जाएगा, देखिए इसमें D का मान बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। A0 बराबर 0, A10 बराबर 6 है, हमें क्या बताना है, D का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का ऑप्शन नंबर D, इससे हमको मिला देना है, और चौथे का ऑप्शन नंबर A, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़ते क्रम में होते हैं, जरूरी नहीं है, बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, जिस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। 5 7 का समांतर माध्य 6 होगा, 5 और 7 12, जोड़ के 2 का भाग करेंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल सही बात है। समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 पदों का अंतर सार्वंतर होता है, ये भी सही है। समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद 0 होगा, ये भी सही है, ठीक है। अगला क्या लिखा है, देखिए इसमें बोला था किन्हीं 2 पदों का अंतर, तो लगातार 2 पद होने चाहिए, जिस वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। 1 2 1 3 समांतर श्रेणी है, नहीं है। 10वां पद -17 है, तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला पद बताना है, तो -√2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको टिक कर देना है बेटा। अगला है 5 10 15 का अगला टर्म 20 हो जाएगा। कौन सी श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है, ठीक है। समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो नहीं है। कौन सी श्रेणी है, यदि पदों की संख्या परिमित ना हो तो अपरिमित श्रेणी या अनंत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपके सामने ये होता है A प्लस -D, ठीक है। ये आपके 2023 में आ चुका है। n पदों का योग का फार्मूला, तो ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। तो स्टूडेंट ये रहा आपके सामने, तो आई होप ये, ठीक है। देखिए चलिए चैप्टर नंबर 6 भी देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा स्टूडेंट, जिस वजह से मैं चैप्टर 6 तक आपको इस वीडियो में बता पाऊंगा, और 7 से लेके बाकी पाठ आपको मैं अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला देखते हैं क्या लिखा है। 2 त्रिभुज समरूप होंगे यदि,
ठीक है। तो समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं कैसी हों? अनुपातिक हो। ऑप्शन नंबर डी पर आपको टिक कर देना है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपात में विभाजित करती है तो तीसरी रेखा के समांतर होती है, इसको बोलते हैं थेल्स प्रमेय। ठीक है, यह कथन क्या होता है? थेल्स प्रमेय का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक करना है। सॉरी, क्या बोला है? तीसरी भुजा के समांतर होती है तो थेल्स प्रमेय का विलोम है। ठीक है, और समानुपात में विभाजित करती है, वो क्या है? थेल्स प्रमेय है। अगला है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ये सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? इसको जब हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हल करेंगे बेटा, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है समरूप नहीं है तो कौन सा कथन क्या है आपका सही है? ठीक है, देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर आपको टिक कर देना है। डी नंबर पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्या लिखे है? दो त्रिभुजों ए बी सी एवं पी क्यू आर में ए बी बटे क्यू आर पी सी, तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक कर देना है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हैं दो त्रिभुजों डी ई एफ, डी बराबर ई है, ठीक है, क्यू है और आर बराबर ई है, ये दोनों कोण बराबर है, तो क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करना है। ठीक है, 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी और 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला है सभी वृत्त कैसे होते हैं? तो बेटा सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, इसमें भी समरूप लिख देना है। सभी समबाहु त्रिभुज, कैसे त्रिभुज? सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला है भुजाओं, संगत भुजाएं बराबर हों, देखिए संगत भुजाएं अनुपातिक हों और संगत कोण कैसे हों? बराबर हों। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ये आपको लिख देना है। समरूप त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। समरूप चतुर्भुज कौन होता है? वर्ग होता है। आधारभूत अनुपातिकता को थेल्स प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, अगला है सत्य और असत्य, हमेशा आपके एग्जाम में आता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, भी सही है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, जरूरी नहीं है, इस वजह से असत्य हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है आपका। अगला है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची गया तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, बिल्कुल आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है ये। अगला है सभी वर्ग समरूप होते हैं, सही है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होते हैं, ये भी सही है। तो स्टूडेंट ये रहे आपके क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, डेफिनेटली 13 फरवरी को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।